हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 ऑलरेडी हमने जाते जाते कल डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या ड्रॉ करके रखना है, या हमें मतलब मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया, आपको क्या क्या ड्रॉ करके रखना था। तो आपने उस प्रकार से फॉर्मेट रेडी किया होगा, आई होप सो। प्लस मैंने आपको कहा था कि इसका वर्किंग नोट करके रखो एंड फाइंड आउट द डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा। तो आपने कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट किया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो आपका आंसर एंड मेरा आंसर हम वेरीफाई करते हैं कि वो सेम है या नहीं। इज इट क्लियर? तो आपको मैंने कहा था कि कल हम आने के बाद इमीडिएटली वर्किंग नोट पहले डिस्कस करेंगे, तो मैं वर्किंग नोट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो चेक करो आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम या नहीं। तो वर्किंग नोट में मैंने आपको कहा था कैलकुलेट कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेथ, यस और नो। मैंने उसके लिए आपको कुछ क्लूज भी दिए थे, अगर आपने वो फॉलो किया होगा तो आपका आंसर जरूर आया होगा, राइट। तो लेट्स चेक कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं, राइट। तो पहले हमें जब भी डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं पीरियड। आई नीड पीरियड कि कितने पीरियड का हमें प्रॉफिट देना है कविता को। तो उस पीरियड के लिए हमें चाहिए कि व्हाट इज द बैलेंस शीट की डेट, उस डेट का अगला दिन। अगर बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 19 है तो मेरा पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19 को। उस दिन से लेके कविता के डेथ तक, तो कविता की डेथ हो रही है 1 जुलाई 2019 को, तो मैं पीरियड को लिख रहा हूं 1 अप्रैल 19 विच इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर टू द डेथ दैट इज 1 जुलाई 2019 की, जिस दिन कविता की डेथ हुई उस दिन तक का। तो 1 अप्रैल 19 टू 1 जुलाई 2019 इज द पीरियड, जिस पीरियड के लिए हमें कविता को बिजनेस के प्रॉफिट देने हैं। तो अगर आप पीरियड कैलकुलेट करोगे अप्रैल टू जुलाई इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने का पीरियड मुझे मिल रहा है, यस और नो, कि हमें 3 महीने के प्रॉफिट्स कविता को देने हैं, या कविता के डेथ से पहले वो इस नए फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने काम करके गुजर गई। तो वो 3 महीने बिजनेस में थी, तो इन 3 महीने का हमें उसको उठा के प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो द पीरियड इज 3 मंथ्स। स्टार्ट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर से लेके कविता के डेथ तक इज अ 3 मंथ्स का पीरियड, राइट। फिर आगे पीरियड मिल गया, अब मुझे चाहिए बेस प्रॉफिट। तो वेयर इज द बेस प्रॉफिट? तो बेस प्रॉफिट ऑलरेडी उन्होंने एडजस्टमेंट 7 में आपको कहा हुआ है कि कविता वाज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। Profit for 1920 was estimated at 10,000. So estimated profit is nothing but my base profit. तो मैं वही यहाँ पर लिख रहा हूँ, base profit is nothing but estimated profit 10,000. तो 10,000 is my base profit. Estimated profit is base profit. कि on the basis of 10,000 मुझे कविता को 3 महीने के प्रॉफिट देने हैं. So my base profit they have already given me. लास्ट 2 सम्स में उन्होंने कहा था कि बेस प्रॉफिट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो उन्होंने आखिरी 2 साल के एवरेज को बेस प्रॉफिट मानने के लिए कहा था, बट यहां पर उन्होंने आपका काम आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि बेस प्रॉफिट इज सिंपली 10,000। तो मैं सिंपली 10,000 को एज अ बेस प्रॉफिट ले रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा? बेस प्रॉफिट या प्रॉफिट बेस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000। तो मुझे इन 10,000 में से कविता को 3 महीने का हिस्सा देना है। कैसे? तो मैं अगला कैलकुलेशन कर रहा हूं कि 10,000 इज माय बेस प्रॉफिट, उसमें से मुझे 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूं 3 मंथ्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो 10,000 अगर पूरे 1 साल का प्रॉफिट है, इट इज फॉर द ईयर 1920 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो 1920 इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 10,000 पूरे 1 साल का प्रॉफिट है तो आई नीड फॉर 3 मंथ्स। तो मैं क्या करूंगा? 10,000 को 12 से डिवाइड करूंगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा। ऐसा क्यों? 10,000 पूरे साल का है, यानी कि 12 महीने का प्रॉफिट है। तो 10,000 को 12 से डिवाइड करो, आपको 1 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, आपको 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, राइट। यू कैन डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आपको 3 महीने का प्रॉफिट मिल रहा है 2,500। तो 10,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 3 महीने का प्रॉफिट इज 2,500। या आप ओरली भी कर सकते हो। 10,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 6 महीने का प्रॉफिट इज 5,000, आधा। 12 महीने का 10,000 है, तो 6 महीने का प्रॉफिट इज 5,000। 5,000 6 महीने का प्रॉफिट है, तो उसका आधा 3 महीने का प्रॉफिट इज 2,500। यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो, या डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 3 मंथ्स प्रॉफिट इज 2,500, राइट। तो 3 महीने का प्रॉफिट इज 2,500। बट अगेन ये 2,500 पूरा का पूरा कविता का है क्या? आंसर इज नो। इस 2,500 को हमें कविता के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेगा। ये 3 महीने का प्रॉफिट है, यानी कि ये पूरे फर्म का, तीनों का मिला के 3 महीने का प्रॉफिट है। हमें इसमें से कविता का हिस्सा चाहिए, क्योंकि कविता डिसीज्ड हो रही है। बाकी दोनों पार्टनर्स तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, उन्हें साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। कविता को इन 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो 3 महीने का प्रॉफिट मिला 2,500, बट उसमें से कविता का हिस्सा कितना है, दैट आई हैव टू चेक। तो मैं चेक कर रहा हूं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया हुआ है आपको 2:2:1, राइट। कितना दिया है? 2:2:1।
अब 2:2:1 में से कविता तीसरी पार्टनर है तो उसका हिस्सा इज 1/5, 2/5, 2/5, 1/5, तो कविता का हिस्सा इज 1/5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट 2500 इंटू 1/5 कर रहा हूँ, ये और नो। तो कविता का हिस्सा 1/5 मैंने नीचे लिया, तो 2500 इंटू 1/5 इज 500 रुपीज, तो कविता का हिस्सा मिल रहा है 500 रुपीज। इज इट क्लियर? तो कविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ इज 500। इसी को मैं साइड में नोट करके लिख रहा हूं, कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। मतलब जो 7th एडजस्टमेंट थी जिसमें हमें कविता का प्रॉफिट फाइंड आउट करना था डेथ तक का, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ये मैं 7th वर्किंग नोट के साथ अटैच कर रहा हूं कि साथ 500 रुपए मुझे मिल गए कि कविता को उससे या कविता को हमें डेथ तक के 500 रुपए के प्रॉफिट देने। वर्किंग नोट ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, बस ये वर्किंग नोट का आंसर मैं नोट नंबर 7 के साथ अटैच कर रहा हूं। तो आप भी क्या करो, पेंसिल से जो आपकी एडजस्टमेंट नंबर 7 है ब्रैकेट में लिख के रखो 500 रुपीज। मतलब हमें याद रखेगा कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, नहीं तो फिर से हम एडजस्टमेंट 7 में जाएंगे, फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे, जरूरत नहीं, ऑलरेडी वर्किंग नोट रेडी है। वर्किंग नोट का आंसर मैं एडजस्टमेंट 7 के साथ अटैच करके लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो मेरा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ, आपका भी यही आंसर आया होगा, आई होप सो। अगर कहीं डाउट होगा तो चेक करो कि आपका कहाँ गलत हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट 7 के हिसाब से वर्किंग नोट हो गया, बट अभी हमने सम को हाथ ही नहीं लगाया है, तो लेट्स सॉल्व द सम। शुरुआत करते हैं हम सम की विद द 4 स्टेप्स। वही 4 स्टेप्स फिर से फॉलो करेंगे क्योंकि लेजर्स यहाँ पर बनाने हैं प्लस बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टेप 1 क्या कहता है, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उठाओ। तो मैं अनीता, सुनीता, कविता का कैपिटल उठा रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 40,000, 20,000, 40,000, 40,000, 20,000। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल उठाया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख लिया। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है अगर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L अकाउंट में से कुछ है तो उन्हें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपके सामने बैलेंस शीट है, लायबिलिटी यहाँ पर है, लायबिलिटी में ना कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट है। एसेट साइड में चेक करो कोई आइटम है क्या, तो एसेट्स में भी कुछ भी नहीं है। सो देयर इज नो जनरल रिजर्व, नो रिजर्व फंड, नॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेप 2 को इग्नोर करो, स्टेप 3 पर आ जाओ। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है अगर आपने कैश या फिर बैंक अकाउंट बनाया है, हमने बनाया है क्या, आंसर इज यस, हमने बैंक अकाउंट बनाया है। तो स्टेप 3 कहता है अगर आपने बैंक अकाउंट बनाया है या कैश अकाउंट बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा हमें, पुराने बैलेंस शीट से। तो मैं फिर से पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में देख रहा हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है 8,200। उस 8,200 को मैं उठा रहा हूँ एंड बैंक अकाउंट में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,200। इज इट क्लियर? तो स्टेप 3 के हिसाब से मैंने बैंक का बैलेंस लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो स्टेप 3 तक हो गया। अब स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है सॉल्व दी एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं ऑल डेटर वेर कंसिडर्ड गुड। सिंपल एडजस्टमेंट है, ऑल डेटर वेर कंसिडर्ड टू बी गुड, मतलब सारे डेटर्स अच्छे हैं, सारे डेटर्स आपको पैसा टाइमली दे देंगे। मतलब ही देयर इज नो नीड ऑफ आरडीडी, मतलब ही बैड डेब्ट्स होने के चांसेस नहीं है। आरडीडी का मतलब क्या है कि इतना पैसा डूब सकता है। अब वो कह रहे हैं कि डेटर आर गुड, मतलब डूबने के चांसेस नहीं है, यस और नो, मतलब हमें आरडीडी की जरूरत नहीं है। बट पहले तो मुझे बताओ हमारा डेटर और आरडीडी है कितना। तो बैलेंस शीट में देखो डेटर 20,800 है, लेस आरडीडी 800 है, तो वही 800 रुपए आरडीडी की जरूरत नहीं है। मतलब बिना आरडीडी के डेटर्स लिखो, सारे डेटर अच्छे हैं। आपको डेटर से 20,800 आना है तो आपको डेटर से 20,800 मिल जाएगा, 800 रुपए आरडीडी की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली उन्हें फॉलो कर रहा हूं एंड जो 20,800 के डेटर्स है उन्हें उठा के मैं नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं डेटर्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 20,800। मैं 20,800 डेटर उठा के डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, नए बैलेंस शीट में 20,800 लिख रहा हूं। पुराने बैलेंस शीट से उठाया, नए बैलेंस शीट में लिखा, बट मैंने डेटर्स कहां लिखे, टू द आउटर कॉलम, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ आरडीडी। सो आई एम कैंसलिंग आउट द आरडीडी। आरडीडी कैंसिल आउट हुआ मतलब मेरे लिए फायदा है। अब देयर इज नो चांस ऑफ बैड डेब्ट्स, पैसा डूब नहीं सकता है, मतलब फायदा है ना मेरे लिए। कि मुझे पहले लग रहा था कि 800 रुपए डूबेंगे, आरडीडी 800 थी, अब आरडीडी की जरूरत नहीं है, तो आरडीडी कैंसिल होने पर मेरा फायदा है। या लॉजिकल देखो, पहले डेटर्स 20,000 बाहर बच रहे थे, अब नए बैलेंस शीट में 20,800 बच रहे हैं, मतलब माय डेटर्स आर इंक्रीजिंग, मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं। सो डेटर बढ़ रहा है मतलब फायदा है। आरडीडी कैंसिल होने की वजह से डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर इज एसेट, एसेट बढ़ रहा है, मेरा फायदा है। तो उस फायदे को 800 रुपये को उठाऊंगा एंड क्रेडिट में लिखूंगा रिवैल्यूएशन के बाय आरडीडी 800। तो
तो पहली एडजस्टमेंट सिंपल है। चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, कह रहे अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। तो आपको 900 रुपये किसी को कंपेंसेशन पे करना है, नथिंग बट ये हमारे लिए लायबिलिटी कहलाएगी। उन्होंने कहा कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो उसे प्रोवाइड करो, मतलब उसे लिखो। तो लायबिलिटी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो ये जो 900 रुपये मैं उसे उठा रहा हूँ एंड लायबिलिटी में लिख रहा हूँ कंटिंजेंट लायबिलिटी 900 कि आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में मुझे किसी को 900 रुपये कंपेंसेशन पे करना है। दैट इज माई फ्यूचर लायबिलिटी। मुझे आने वाले दिनों में 900 रुपये देने हैं, देना बाकी है, देना बाकी इज माई लायबिलिटी, इसलिए मैंने 900 रुपये लायबिलिटी में लिखा। अब मैंने 900 रुपये कहाँ लिखे? लायबिलिटी में लिखे। पहले से ही लायबिलिटी में कुछ थे क्या 900 रुपये या कंटिंजेंट लायबिलिटी? आंसर इज नो। ये 900 रुपये मैंने एडिशनल लायबिलिटी में लिखे, पहले नहीं था कुछ, राइट? तो मैं 900 रुपये लायबिलिटी में बढ़ा रहा हूँ। आई एम इंक्रीजिंग माई लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी बढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए नुकसान है, यस और नो? लायबिलिटी यानी कि मेरा कर्जा है, मेरा कर्जा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो 900 रुपये मैंने लायबिलिटी में लिखे, दिस इज लॉस फॉर मी। तो ये 900 रुपये में उठा के रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूँ टू कंटिंजेंट लायबिलिटी 900 रुपीज। इज इट क्लियर? तो ये मेरा एडजस्टमेंट 2 का डबल इफेक्ट हुआ। लायबिलिटी में लिखा कंटिंजेंट लायबिलिटी 900 एंड लायबिलिटी बढ़ रहा है, सो मैं लॉस, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लिया टू कंटिंजेंट लायबिलिटी 900। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 2 कंप्लीट हुआ। बैलेंस शीट के साथ कोई उसका लेने देने नहीं था, नया आइटम है, बैलेंस शीट में पहली बार लिखो। तो मैंने पहली बार नए बैलेंस शीट में एंट्री की, ये सॉर्ट नो, तो मैंने डायरेक्टली लिखा टू कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहले से बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं था, हम पहली बार लिख रहे हैं, तो मैंने इंडिपेंडेंट इफेक्ट दिया, राइट? चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट कह रहे इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट फॉर 10% प्रॉफिट या एट 10% प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, यू सोल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो मेरे इन्वेस्टमेंट है कहाँ? ऑलरेडी मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट 30,000। तो इस 30,000 इन्वेस्टमेंट को उठाया, मैंने मार्केट में बेच दिया। बट जब मैंने बेचा तो मुझे पैसे मिले, ये सॉरी नो, आई एम सेलिंग इट, बेच रहा हूँ। जब भी आप कोई वस्तु बेचोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी बेचोगे, आप बेच के पैसा लोगे ना उसके लिए। तो मैं इन्वेस्टमेंट बेच के उसके बदले में पैसा ले रहा हूँ, राइट? तो मैं 30,000 की इन्वेस्टमेंट मार्केट में गया, बेचा, पैसा लिया, बट जब मैंने उसे मार्केट में बेचा तो मुझे 10% ज्यादा पैसे मिले। कैसे? वही बोल रहे हैं कि सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, यस और नो? तो मुझे उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मुझे मिल कितना रहा है। तो मेरे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 30,000 प्लस मैं उसमें 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो प्लस प्रॉफिट 10%, 30,000 का 10% इज 3,000। तो मतलब मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट बेच के मिले 33,000, दैट इज इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 33,000, यस और नो? तो इसका सिंपल मतलब है हमारे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 30,000 रुपए के हैं, बट जब मैं मार्केट में उसे लेके गया तो मार्केट में मुझे 10% ज्यादा पैसे मिले। इन्वेस्टमेंट की प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते, कम भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो मुझे 10% ज्यादा मिला। तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने 33,000 में बेचे, यस और नो? कैसे? उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ मैंने उसे बेचा। तो मतलब इन्वेस्टमेंट बेच के मेरी जेब में कितने जमा हुए? मेरी जेब में 33,000 रुपीज जमा हुए, यस और नो? तो मुझे पैसे आने की पहली इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, राइट? दिस इज आवर फर्स्ट पेज। पैसा आ रहा है, तो पैसा कहाँ आएगा? पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, यस और नो? मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे या कोई भी वस्तु बेचोगे तो उसके बदले में यू विल रिसीव मनी, पैसा आइदर कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट उसमें जमा होगा। तो मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट बेच के मैं बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने की एंट्री करूंगा। तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आने की एंट्री कौन सी तरफ होगी? डेबिट की तरफ होगी। तो 33,000 की इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री में बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड 33,000। टू इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में हमारे रेफरेंस के लिए हम लिख रहे हैं सोल्ड, राइट? तो टू इन्वेस्टमेंट गए एंड 33,000 रुपीज बैंक में जमा हुए, ब्रैकेट में मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं सोल्ड। इन्वेस्टमेंट बेचे और 33,000 मुझे मिले, इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट बेच के बैंक में मेरे जेब में 33,000 रुपीज जमा हुए, ये पहला इफेक्ट हुआ। अब इन्वेस्टमेंट बेचने पर मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैंने 30,000 के इन्वेस्टमेंट 33,000 में बेचे, प्रॉफिट इज 3,000, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने पर मुझे 3,000 का फायदा हुआ, तो वो फायदा मैं लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट 3,000। इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आया,
राइट एंड उसका फायदा मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा। अब बैलेंस शीट में क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, तो नए बैलेंस शीट में देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट अपीयर। अब इन्वेस्टमेंट का डबल इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आया बट 33,000 रुपीज आया। एंड जो फायदा हुआ, फायदा हम हमेशा रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे ना, नुकसान होता तो डेबिट में लिखता, फायदा हुआ इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसे आए एंड मैंने इन्वेस्टमेंट फायदे में बेचे इसलिए फायदा मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा। यहां पर मेरा एडजस्टमेंट 3 का डबल इफेक्ट हो गया, तो मैं बढ़ रहा हूं टू एडजस्टमेंट 4। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट 4? लोन वेयर पेड ऑफ। कल हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त इसे डिस्कस नहीं किया था, राइट, स्किप हो गया था, बट समझते हैं। लोन वेयर पेड ऑफ, लोन वेयर पेड ऑफ मतलब क्या कि आपने कर्जे का रकम पे कर दिया, आपके ऊपर जो कर्जा था, कर्जा कहां होता है? लायबिलिटी में। तो चेक करो लायबिलिटी में कौन सा कर्जा है, बैंक लोन है 8,000 का, ये सॉरी नो लायबिलिटी। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मुझे दिख रहा है बैंक लोन 8,000 रुपए। तो मेरे सर के ऊपर, मेरे मतलब हम जो पार्टनर्स है, कौन कौन, अनिता, सुनीता एंड कविता, इनके सर के ऊपर 8,000 रुपए का कर्जा है, राइट। इनके फर्म ने बैंक से 8,000 रुपए का कर्जा लिया है। अब वो एडजस्टमेंट 4 में कह रहे हैं कि इस कर्जे को पे ऑफ करो, पे कर दो, इनको पैसा लौटा दो, राइट। तो इनको पे करने की एंट्री करनी पड़ेगी। आप पे कर दो मतलब क्या पे करो? पैसा। कर्जा कैसे पे होगा? पैसा देके पे होगा ना, यस और नो। तो वी विल पे देम द लोन, पे ऑफ कर दो, लोन चुका दो। तो कैसे चुकाना है? बाय पेइंग देम मनी। पैसा कहां से जाएगा? फिर से बैंक अकाउंट। अभी जैसे हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा बैंक में आया, तो कर्जा अगर हम पे कर रहे हैं तो कहां से पे करेंगे? बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो कर्जा पे करने का पहला इफेक्ट में दे रहा हूं बैंक के क्रेडिट में, बाय बैंक लोन, ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिखो पेड ऑफ या बाय पेड। तो बैंक लोन पेड 8,000, बैंक लोन मैंने पे कर दिया 8,000 रुपया, यस और नो। तो ये पहला इफेक्ट क्लियर है, मैंने बैंक लोन को पे किया। पे किया मतलब पैसे निकाले, बैंक को कहा ये आपका कर्जा वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, राइट, हमने आपसे लिया था, ये आपके पैसे ले लो। तो आई हैव टू पे देम। तो पे करोगे मतलब बैंक से पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे बैंक को। तो बैंक में से पैसे गए, कहाँ गए? बैंक लोन के लिए गए। तो मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक लोन। कितना पे किया? 8,000 रुपया पे किया। ये पहला इफेक्ट हुआ। अब दूसरे इफेक्ट के लिए सोचते हैं, बैंक लोन था कितना? 8,000। मैंने पे कितना किया? 8,000, राइट। तो मैंने ज्यादा या फिर कम पे किया क्या? आंसर इज नो। 8,000 के बदले में मैंने 8,000 पे किया, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो देयर इज नो नीड टू गिव सेकंड इफेक्ट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने बैंक लोन रिपे किया, बैंक से 8,000 रुपए चले गए, बैंक लोन रिपे हो गया, तो इसका सेकंड इफेक्ट तभी होता अगर यहां पर फायदा या नुकसान होता। जैसे इन्वेस्टमेंट था, देखो इन्वेस्टमेंट 30,000 के इन्वेस्टमेंट थे, हमने 33,000 में बेचे थे, 3,000 फायदा मैंने लिखा, फायदा हुआ इसलिए लिखा। अब लोन 8,000 का है, मैं 8,000 पे कर रहा हूं, ना कम ना ज्यादा, मैं जितना था उतना पे कर रहा हूं। मेरे ऊपर सर के ऊपर 8,000 कर्जा था, मैंने 8,000 पे कर दिया, खत्म। अगर मैं 8,200 रुपए पे करता तो यहां पर 8,200 आते, 200 रुपए में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, तो वो मैं नुकसान में लिखता कि मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। या मैं 8,000 के बदले में 7,500 देता, कम पे करता, तो फायदा है। पे करते वक्त कम पे कर रहा हूं, फायदा है, यस और नो। तो फायदा या नुकसान होता तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। 8,000 का कर्जा था, 8,000 पे किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो देयर इज नो नीड ऑफ अ सेकंड इफेक्ट। अब इसका सेकंड इफेक्ट लॉजिकली इतना मान लो कि मैंने बैंक लोन पे कर दिया, तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें बैंक लोन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर पेइंग देम। तो अब हमारे सर के ऊपर बैंक लोन का कर्जा नहीं रहा, तो ये सेकंड इफेक्ट मान लो चाहिए तो, कि जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम बैंक लोन नहीं लिखेंगे, दैट इज आवर सेकंड इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो फिर चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। क्या कह रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग वेर डेप्रिसिएटेड बाय ₹800 एंड फर्नीचर बाय ₹1,100। तो वो कह रहे सिंपली लैंड एंड बिल्डिंग को 800 रुपए से डेप्रिसिएट करो, फर्नीचर को 1,100 रुपए से डेप्रिसिएट करो। सिंपल एडजस्टमेंट है। तो लेट्स चेक कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 55,800। तो इस 55,800 के लैंड एंड बिल्डिंग को हमें 800 रुपीज से क्या करना है? डेप्रिसिएट करना है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं? लैंड एंड बिल्डिंग को उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग इन अ कॉलम में 55,800। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 800, तो ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में 55,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बची। अब लैंड एंड बिल्डिंग इज माय एसेट, एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है मतलब मेरे लिए नुकसान है, तो इस नुकसान को मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूं टू लैंड एंड बिल्डिंग 800। सिंपल रेगुलर एडजस्टमेंट है। सेम वे अब देखो हमारे पास फर्नीचर कितना है, तो मेरे पास फर्नीचर है 16,000, तो फिर से उस फर्नीचर 16,000 को मैं उठा रहा हूं, लिख रहा हूं फर्नीचर इन अ कॉलम 16,000,
राइट। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर माइनस डेप्रिसिएशन 1100, तो 16,000 माइनस 1100, 14,900 का फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन बाहर बचा। अगेन 1100 में डेप्रिसिएशन दे रहा हूं, मेरे लिए नुकसान है, फिर से उसे उठा रहा हूं, डेबिट में लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन के 2 फर्नीचर 1100, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट किया, फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया, होने वाले नुकसान को मैंने डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन में। लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, नुकसान डेबिट में चला गया। सिंपल है, एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट होगी। चलते हैं एडजस्टमेंट 6। क्या कह रहे हैं? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹15,000, इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स, राइट। बट जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमारे दिमाग में था कि देयर इज ऑलरेडी अ बैलेंस शीट में देयर इज ऑलरेडी अ गुडविल, बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है। कितना? चेक करो, 10,000 रुपये का गुडविल है। तो नथिंग बट जो आपका पुराना गुडविल है 10,000, आप उसे लेके आ रहे हो 15,000 पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में जो 10,000 थे, अब उसके जगह में नए बैलेंस शीट में 15,000 लिखूंगा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, इट इज रेज्ड इन द बुक्स, मतलब बुक्स में लिखना है। 10 के जगह कितना लिखना है? 15 लिखना है। गेटिंग इट? मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में 10,000 का गुडविल है, एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि द गुडविल इज 15,000 नाउ एंड उसे बुक्स में लिखो। तो मैं 10,000 के जगह डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, नए बैलेंस शीट में 15,000 लिख रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो 15,000 गुडविल की नई वैल्यू इसे उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं गुडविल 15,000। क्या लिखा मैंने? गुडविल 15,000 जो एडजस्टमेंट वाले है उसे उठाया, नए बैलेंस शीट में लिखा 15,000, राइट। अब एक बार ये हो गया, अब पुराना गुडविल नया गुडविल कंपेयर करो। पुराना गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, पुराने बैलेंस शीट में 10,000, नया गुडविल नए बैलेंस शीट में दिख रहा है 15,000। सो नथिंग बट मैं गुडविल को 5,000 रुपए से बढ़ा रहा हूं। इट इज नथिंग बट आई एम रेजिंग माई गुडविल बाय 5,000। गुडविल इज रेज्ड बाय 5,000। कैसे 5,000? नया गुडविल 15 माइनस पुराना 10, 5,000 से गुडविल रेज हो रहा है, यस और नो? तो गुडविल रेज हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है। गुडविल बढ़ने पर पार्टनर्स का प्रॉफिट है या नुकसान है? तो पार्टनर का प्रॉफिट है। तो गुडविल बढ़ने का जो प्रॉफिट है, गुडविल रेज होने पर जो प्रॉफिट है, गुडविल का प्रॉफिट या नुकसान हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर गुडविल बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से एक टिप, एक नोट याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर गुडविल बढ़ रहा है एंड देयर इज अ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट सब में बटेगा, राइट। डिसीज्ड पार्टनर हो या रिटायरिंग पार्टनर हो, ये रिटायरमेंट एंड डेथ के लिए याद रखो कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड इन केस ऑफ डेथ, in case of retirement and in case of death, if the goodwill is raising, रेज कर रहे हैं हम गुडविल, तो गुडविल जब रेज होगा, बढ़ेगा, तो वो तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशो। बट अगर गुडविल कम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। तो बोथ इन रिटायरमेंट ऑल्सो एंड इन डेथ ऑल्सो अगर गुडविल कम हो रहा है, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो बस कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में राइट ऑफ करना इन देयर न्यू रेशो। ये याद रखोगे तो इतना याद रखो कि गुडविल बढ़ रहा है, फायदा है तो सब में बटेगा, फायदे में सारे हिस्सेदार हैं। बट अगर नुकसान होगा, गुडविल घटेगा, नुकसान है, तो वो नुकसान केवल कंटिन्यूइंग पार्टनर ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर न्यू रेशो। इज इट क्लियर? तो ये याद रखो तो आपको आसानी होगी। तो अभी क्या हो रहा है, अब हम गुडविल बढ़ा रहे हैं, गुडविल रेज हो रहा है, कितने से? 5,000 से। तो गुडविल बढ़ रहा है, रेज हो रहा है, मतलब देयर इज अ प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को मुझे पुराने पार्टनर्स, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहा हूँ, पुराने पार्टनर्स को यानी कि ही तीनों पार्टनर्स को उनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उनका पुराना रेशो में पता है 2:2:1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5,000 प्रॉफिट उठा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहा हूँ बाय गुडविल। बट इस गुडविल को फिर से मैंने अभी कहा कौन से रेशो में तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:2:1, दैट इज 2,000 2,000 1,000। तो 5,000 प्रॉफिट को मैंने तीनों के बीच में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये गुडविल का डबल इफेक्ट हुआ। पुराने गुडविल 10,000 के जगह मैंने 15,000 लिखे, राइट। बैलेंस शीट में पुराना गुडविल देखो 10,000 था, हाईलाइटेड अमाउंट 10,000, 10 को कैंसिल करके मैंने 15 लिखा। तो 10 के जगह मैं 15 लिख रहा हूं, मतलब मैं गुडविल को 5,000 से बढ़ा रहा हूं। तो गुडविल 5,000 से बढ़ रहा है, मेरा फायदा है। मैंने प्रॉफिट तीनों के बीच में, गुडविल बढ़ने का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर मेरा गुडविल का यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 6 का डबल इफेक्ट हो गया। तो अब हम फटाफट चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 7। तो एडजस्टमेंट 7 में वो कह रहे थे कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, राइट, ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो इसका ऑलरेडी हम वर्किंग नोट करके आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं। कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेथ इज 500। तो एडजस्टमेंट 7 का वर्किंग नोट ऑलरेडी हम बैलेंस शीट के नीचे कर चुके हैं। उसका आंसर मैं यहां पर लेके आ रहा हूं 500। एडजस्टमेंट 7 के हिसाब से कविता को 500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, यस और नो?
अब बस हमें क्या करना है, 500 रुपए कविता को देने की एंट्री करनी है, नथिंग एल्स। तो कविता को मैं 500 रुपए प्रॉफिट दे रहा हूं, तो मैं पहला इफेक्ट क्या कर रहा हूं, कविता के कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कविता के कॉलम में 500, जो पार्टनर के डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट है अप टू द डेथ विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ऐसा हमने लास्ट सम में भी किया था, उससे वाले पहले वाले सम में भी किया था, उससे पहले वाले सम में भी किया था कि वर्किंग नोट में जो मिला हुआ डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है वो डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करो एंड उसे कहो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो वही मैंने किया। अब इसका सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 500, ये हम एसेट्स में रखेंगे टिल दी एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके राइट ऑफ करेंगे, राइट। बट वो हमारा काम नहीं, हमें बस इतना ही याद रखना है कि एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में एंड दूसरा जाएगा ऑन द एसेट साइड। इज इट क्लियर, राइट। तो यहां पर हमने डिसीज पार्टनर को एडजस्टमेंट 7 के हिसाब से 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए कहां से आए, वर्किंग नोट चेक करो, आपने बनाई है तो, राइट। तो एडजस्टमेंट 7 भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एडजस्टमेंट 7 कंप्लीट हुआ, हमें अब करना पड़ेगा एडजस्टमेंट 8। एडजस्टमेंट 8 क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी। तो वो कह रहे हैं कि कविता इज अ डिसीज्ड पार्टनर, कविता चली गई, गुजर गई, डिसीज्ड हो गई। अब आफ्टर हर जितना भी पैसा उसके कैपिटल में बचा है, अब वो तो नहीं रही, तो उसके पैसे हमें उसके लीगल एग्जीक्यूटर को देने पड़ेंगे, राइट। तो उन्होंने कहा है कि ये उसको ट्रांसफर कर दो, पे कर दो। वही कह रहे थे, अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी, मतलब कविता कैपिटल अकाउंट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा एंड उसका बैलेंसिंग फिगर हमें उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। बट हम कविता कैपिटल डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस करूंगा, फिर मैं कविता को कैपिटल या कविता के कैपिटल को बैलेंस करके फिर मैं कविता के एग्जीक्यूटर को पैसा पे करूंगा। तो इस एडजस्टमेंट को पूरा करने के लिए पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूंगा, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करूंगा, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके कविता का जो डिफरेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दूंगा। इज इट क्लियर? चलो, तो फिर ये काम आसान है। लेट्स क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए बैलेंसिंग करना है। तो क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 1000 रुपीज। डेबिट इज 3800, क्रेडिट इज 2800, तो डिफरेंस इज 1000 रुपीज एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इमीडिएटली इसे मैं अनीता, सुनीता, कविता के बीच में 2:1 जो उनका रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अनीता को मिल रहा है 400, सुनीता को मिल रहा है 400, कविता को मिल रहा है 200। इमीडिएटली इन प्रॉफिट को उठाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 400, 400 एंड 200। 400 रुपए अनीता, 400 रुपए सुनीता, 200 रुपए कविता। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1000 रुपए था, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। अब हु इज द डिसीज्ड पार्टनर, कविता। तो अब हम सिर्फ कविता कैपिटल को बैलेंस करते हैं। तो कविता कैपिटल के क्रेडिट के आइटम्स ऐड करो, टोटल आ रही है 21700। कविता कैपिटल के डेबिट आइटम्स ऐड करो, टोटल आ रही है 0 क्योंकि कविता के डेबिट में एंट्री नहीं है। तो बड़ी अमाउंट 21700 दोनों तरफ लिखो एंड बैलेंसिंग फिगर भी आपको 21700 मिलेगी। क्रेडिट माइनस डेबिट, टोटल 21700 बड़ी है, वो दोनों तरफ लिखी। 21700 माइनस 0, बैलेंसिंग फिगर भी मुझे 21700 मिल रही है। नथिंग बट ऑन द डेथ ऑफ कविता, कविता के कैपिटल में 21700 रुपीज का बैलेंस है जो हमें उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर करना है। तो जैसे हम हमेशा एज यूजुअल कहते हैं, इस 21700 को मैं आगे लिख रहा हूं टू कविताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्या लिख रहा हूं? कविताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, राइट। अब ध्यान से सुनो, मैं अगली स्टेप क्या बता रहा हूं। यहां तक जो हम रेगुलर करते थे वही मैंने किया, जो हमने लास्ट सम में किया था, उससे पहले वाले सम में किया था। डिसीज पार्टनर का कैपिटल बैलेंस निकाला 21700, उसे डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में लिखा, राइट। अब इसका हम नॉर्मल इफेक्ट देते थे इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बट बिंग एडजस्टमेंट 8 में उन्होंने कहा है वाज पेड बाय एनईएफटी कि जो डिसीज पार्टनर है उसके पैसे उसके एग्जीक्यूटर को एनईएफटी से पे करो। तो ये जो लोन अकाउंट की अमाउंट है मैं एनईएफटी यानी कि बैंक से पे करूंगा, तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट में दे रहा हूं बिकॉज आई एम पेइंग इट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ कविता। तो मैं जो टू कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट उसे उठा रहा हूं, बैंक के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 21700। इज इट क्लियर? तो कविता कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर उसके एग्जीक्यूटर लोन को मिलेगा। तो एग्जीक्यूटर लोन को हमने इमीडिएटली रीपे किया एज पर एडजस्टमेंट 8, तो मैंने यहां पर उसको रीपे कर दिया,
राइट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 8 कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, बचे हुए दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को बैलेंस करता हूँ। सिंपल है, क्रेडिट की टोटल ही उनका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अनीता का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 42,400, सुनीता का भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 42,400, जिसे मैं कह रहा हूँ टू बैलेंस कैरेट डाउन। फटाफट मैं उसे उठाऊंगा एंड लायबिलिटी में लिखूंगा एज पार्टनर्स कैपिटल अनीता एंड सुनीता 42,400 42,400, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस करके उनका बैलेंसिंग फिगर भी मैंने लायबिलिटी में लिख लिया। तो वी आर डन टिल द लेजर क्लोजिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें नई बैलेंस शीट को टैली करना है, लेकिन उसे टैली करने से पहले मैं क्या करूंगा, हमारा बैंक अकाउंट पेंडिंग है उसे बैलेंस करके बैंक अकाउंट लिखूंगा, या बैंक का बैलेंस नए बैलेंस शीट में लिखूंगा। तो लेट्स क्लोज द बैंक अकाउंट फर्स्ट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में 2 एंट्रीज है, क्रेडिट में 2 एंट्रीज है। हमने आज बैंक अकाउंट बनाया था ना, तो बैलेंस शीट को टैली करने से पहले आई नीड टू क्लोज बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का लेजर हमारे पास बनाया हुआ है। तो बैंक को बैलेंस करने पर बैंक का बैलेंस आ रहा है 11,500, बैंक का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 11,500, जिसे मैं लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरेट डाउन, एंड उसे मैं उठा के इमीडिएटली नए बैलेंस शीट में लिखूंगा बैंक 11,500, राइट। तो डेबिट में 8,200 थे बैंक के, प्लस इन्वेस्टमेंट बेच के 33 आए, उसमें से हमने बैंक लोन रिपे किया एंड कविता एग्जीक्यूटर लोन रिपे किया। अब हमारे पास बैंक में केवल 11,500 रुपए बचे, राइट। सो नाउ वी आर डन विद द क्लोजिंग ऑफ ऑल द लेजर। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, बैंक अकाउंट क्लोज किया। अब बस बचता है हमारा बैलेंस शीट टैली करना। अब बैलेंस शीट टैली करने से पहले मैं पुरानी बैलेंस शीट के साथ नई बैलेंस शीट को कंपेयर करूंगा। तो दिस इज माय न्यू बैलेंस शीट, मैं उसे पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करूंगा, स्टार्टिंग विद लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में पहला आइटम है पार्टनर्स कैपिटल, इग्नोर करो क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हम स्टेप 1 में ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेकंड आइटम इज क्रेडिटर्स। डू आई हैव क्रेडिटर्स इन न्यू बैलेंस शीट? आंसर इज नो। कहीं किसी एडजस्टमेंट में हमने क्रेडिटर्स को हाथ लगाया क्या? आंसर इज नो। तो क्रेडिटर इज अनटच, उसे कॉपी करके नए बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर्स 30,000। नेक्स्ट आइटम इज बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल पुराने बैलेंस शीट में 20,000, नए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। क्या किसी एडजस्टमेंट में हमने बिल्स पेएबल को हाथ लगाया? आंसर इज नो। बिल्स पेएबल इज ऑल्सो अनटच, तो उसे भी लिखो नए बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल 2,000। फिर उनके पास था बैंक लोन। अब बैंक लोन नए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने बैंक लोन को रीपे किया एज पर दी एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने बैंक लोन को रीपे किया। यस और नो? एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से हमने बैंक लोन रीपे किया, तो देयर शुड नॉट बी बैंक लोन इन योर अकाउंट या इन योर बैलेंस शीट। तो बैंक लोन पुराने बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में दिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसे हमने रीपे कर दिया, तो इग्नोर करो। चलो ऑन दी एसेट साइड, पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। तो नए बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है क्या? आंसर इज यस, तो उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिए। मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है, मुझे दिखाना भी नहीं है क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 10% प्रॉफिट में। सो देयर शुड नॉट बी इन्वेस्टमेंट इन माय न्यू बैलेंस शीट। यस और नो? एज पर एडजस्टमेंट हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो फिर से मुझे नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करो। नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर। तो फर्नीचर नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स भी नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बैंक। बैंक भी नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है गुडविल, वो भी नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हुआ, तो फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। कितने में टैली हो रहा है? तो लायबिलिटी एंड एसेट्स का टोटल आ रहा है इक्वल, दैट इज 1,17,700, 1,17,700 पर माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड, 1,17,700। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हुआ। थोड़ा लेंदी था, 8 एडजस्टमेंट थी। इस सम को फिर से 2 बार रिवाइज करो, स्टार मार्क करो, ये सम और इससे पहले वाले सम दोनों पर स्टार मार्क करो एंड कीप देम रिवाइजिंग। इज इट क्लियर? तो आज यहीं पर रुकते हैं, बट जाने से पहले मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपको पढ़ के रखना है सॉल्व्ड एग्जाम्पल 4। इसी के बाद वाला सॉल्व्ड एग्जाम्पल 4 पेज 194 का पढ़ के रखो, राइट। एंड उसका फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड इट, क्या कहा है पढ़ के रखो, क्योंकि वहां पर कुछ अलग फॉर्मेट हमें बनाना है, राइट। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।